जैसा कि ये चैप्टर है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में आर्ट दी हुई थी तो उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो बेसिकली एक ओवरव्यू मैं आपको दूँ चैप्टर का कि इसमें क्या था। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने बात करी थी कि बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो बेसिकली पहली बात थी कि यहाँ पे कंपनी शैली आई थी, फिर जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जब असहयोग आंदोलन 1920 का हुआ, तब सारी यूरोपीय चीज़ों का बहिष्कार हुआ, तो आर्ट का भी बहिष्कार हुआ और जो हमारी इंडियन आर्ट नीचे दब चुकी थी उसको एक उभार मिला, जिसकी वजह से हमको यहाँ बंगाल स्कूल की स्थापना दिखती है और अपनी इंडियन आर्ट को प्रोत्साहन देते हैं लोग और उसको विकसित करने की लिए कोशिश करते हैं। तो यही था इस चैप्टर में बेसिकली। और बाकी जो आर्ट दी हुई है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टिलर ऑफ द सॉइल ये मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाकर डाली है। और सेकंड पेंटिंग रासलीला जो है इसके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया था, तो ये भी आप देख सकते हैं। बेसिकली इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। और सेकंड पेंटिंग राधिका, तो इससे हम लोग अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो राधिका पेंटिंग है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद अगर आपको ये पढ़ना है तो आप वीडियो पुश करके इसको देख सकते हो आराम से। वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और हिंदी में अगर आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है तो आप रीडिंग कर सकते हैं। बाकी इस आर्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये अब्दुल रहमान के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और इस आर्ट में हम लोगों को ये जबकि एक सैड पेंटिंग है, ये सैड पेंटिंग है, इसी वजह से इसमें थोड़ी डल कलर का यूज़ किया गया है। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं लैंप है, लैंप से ये राधिका जो बनी हुई है, राधिका को लैंप से उदास होते हुए दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक राधिका थोड़ी डिप्रेस्ड है और वो दीपक से दूर जा रही है, ये इसमें दिखाया गया। और इसमें एक उदासी भाव दिखाया गया है जिस वजह से इसमें डल कलर का यूज़ किया गया है। और जो राधिका का फेस आप देख पा रहे होंगे, राधिका का फेस है वो चाइनीज़ पेंटिंग पर है, मतलब चीनी पेंटिंग जैसे होती थी। आपने अगर चाइनीज़ कार्टून देखे होंगे तो उसमें एनिमेट जो फेस होते थे वो थोड़े अलग होते हैं, तो ये राधिका का फेस उसी टाइप से दिखाया गया है। और राधिका के दोनों हाथों में कमल के फूल हैं और इन पर ये आप देख सकते हैं मधुमक्खी बैठी हुई है। तो बेसिकली मैं आर्ट के बारे में आपको समझा दे रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरे जो नोट्स बने हैं उससे हम लोग एक बार देख लेंगे। और राधिका जो पेंटिंग है ये हिंदू मैथोलॉजी की है, मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित ये पेंटिंग है। जैसा कि हमारी पुरानी भी हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़े हैं कि पुराने जो आर्ट्स बनते थे वो हिंदू मैथोलॉजी पर बने हैं ज़्यादातर, अधिकतर जो हैं, और कृष्ण भक्ति पर बने हैं, ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर ही बने हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है कि इसको भी जैसा उसमें लिखा हुआ है बुक में उसी को इसमें चित्रित कर दिया गया है। इसमें राधिका ने रेड कलर का ब्लाउज पहना है और येलो चुनी है और पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ है और एकदम डल उदास वातावरण दिखाया गया है। और इसमें जो आप एक चीज़ देखेंगे ना कि ये जो लाइट है और डलनेस है इसका मिक्सअप बहुत अच्छे से किया गया है। ये मिक्सअप बहुत अच्छे से, इसीलिए ये आर्ट थोड़ी उभर कर आती है, हम लोगों को इसमें उभराव दिखता है और बहुत ही एक प्यारा सा टेक्सचर जो होता है ना वो हम लोगों को मिलता है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। बाकी जो भी चीज़ें आप हाईलाइटेड है तो मैं एक बार जूम कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से वीडियो स्टॉप करके इसको देख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मेरे जो नोट्स हैं उससे मैं आपको बता दूँगी। ये राधिका पेंटिंग जो है AR रहमान की है और ये कौन से टाइम पीरियड की है, ये मॉडर्न आर्ट की है, यानी मॉडर्न आर्ट की ये पेंटिंग है। और इसमें वाट मेथड जो यूज़ किया गया, मैं एम से नोट कर रही हूँ बेसिकली मेथड, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। इसको मैं बेसिकली जल्दी पढ़ने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी ज़्यादा टाइम नहीं हो तो अगर शॉर्ट नोट में ही बनाती हूँ मैं। तो ये एम से जो है डोनोट किया है मैंने वाटर कलर ऑन पेपर, यानी वाटर कलर का यूज़ किया गया है पेपर पर। और इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है टेम्परा एंड वॉश टेक्निक यूज़ हुई है। और ये इसका कलेक्शन कहाँ, मतलब ये पेंटिंग कहाँ संग्रहित है, तो ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में संरक्षित है। और इस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है, तो इस पेंटिंग का सब्जेक्ट है राधिका इज़ डुप्लिकेटेड विद वेरी डिलिकेटेड लाइन इन फ्लेक्सिबल शेप विद ग्रेन्स। मतलब बेसिकली इसका सब्जेक्ट आप ये समझिए कि हिंदू मैथोलॉजी पर है, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन है, तो राधिका इज़ वन ऑफ अब्दुल रहमान बेस्ट वर्क, यानी ये अब्दुल रहमान की एक फेमस पेंटिंगों में से एक है। इसका सब्जेक्ट बेस है हिंदू मैथोलॉजी पर, जैसे मैंने बताया, तो आप सब्जेक्ट में हिंदू मैथोलॉजी भी समझ सकते हैं। सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड लाइंस हैव यूज, जैसे कि आप पेंटिंग में देख पा रहे होंगे। इसमें काफ़ी एकदम पोलाइट तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी कोमल वातावरण दिखाया गया है ना, कि जब कोई सैड पेंटिंग होती है तो उसको बहुत लाइटली एकदम अच्छे से दिखाया जाता है, तो इसीलिए इसमें सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड लाइन यूज़ हुई। शी इज़ होल्डिंग ए लोटस फ्लावर इन बोथ हैंड, मतलब राधिका ने दोनों हाथों में एक एक कमल पकड़ा हुआ है। हनी बीन्स इज शो सिटिंग ऑन बोथ हैंड्स, मतलब मधुमक्खी उस कमल पर और यानी या उसके हाथ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मधुमक्खी बैठी हुई है। शी इज़ वेयरिंग ए येलो ओढ़नी एंड रेड ब्लाउज एंड पर्पल लहंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इज इन ए पोएम फाइंड्स हिंदू विजुअल फॉर्म, यानी ये जो पोएम है ये हिंदू मैथोलॉजी यानी हिंदू धार्मिक कथाओं की एक विजुअल फॉर्म है। मतलब एक तरह से होता है कि कोई चीज़ लिखी होती है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, पर उसी लिखी हुई चीज़ के अनुसार जो पेंटिंग बनाई जाती है तो उसको हम हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार या किसी बुक के अनुसार बनाई गई तो वैसे समझ सकते हैं। बेसिकली ये राधिका पेंटिंग थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग को देखेंगे, सिटी एंड द नाइट्स नेक्स्ट है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
ये जल रंग चित्र ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1869 से 1938 द्वारा 1922 में चित्रित किया गया था। इनकी धन्यवाद शैली को देखकर ये निसंदेह कहा जा सकता है कि वो पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया था। मतलब आप ये ज्यामिति रूप देख रहे होंगे कि बॉक्सेस बना के एक बेसिक शीट बनाकर सीधा सीधा उसमें आर्ट दिखाती जा रही है। तो ये मेथड यूज़ करने वाले ये फर्स्ट थे ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर, पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला की परिदृष्टा को ही बदल कर रख दिया था। तो आपने इन चित्रों में आंतरिक भाव के उथल पुथल को ज्यामिति रूप में अंकित किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यामिति रूप में आर्ट है, और ज्यामिति रूप में भी ये काफ़ी कुछ बता रही है, जो विशेषात्मक घनात्व शैली के नाम से जानी जाती है, जिसमें मानव आकृति हो या रूपरेखा सभी को ज्यामिति धनाव में बनाया जाता है। मतलब मानव रूपरेखा हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो, फेस हो, उसको बस ज्यामिति रूप में ही बनाया जाता है। उसी से हम लोगों को आर्ट उभरा के मतलब ज्यामिति रूप में बनाकर एक जो आर्टिस्ट बताना चाह रहा होता है, जो दिखाना चाह रहा होता है, वो दिखाया जाता है। उन्होंने अपने काल्पनिक कला जगत को कई दृष्टिकोण से समझाकर चित्रित किया है, जैसे द्वारका कृष्ण का काल्पनिक आवास भी इन्होंने ज्यामिति रूप में बनाया है। यह स्वर्णपुरी शहर और पर्वत के चित्रांकन में हीरे के समान चमकदार प्रकाश और प्रिज्म रंगों का परस्पर समायोजन है। मतलब ज्यामिति रूप में जो पहाड़ दिखाए गए हैं तो उसमें चमकदार चमकीले प्रिज्मों का परस्पर संयोजन किया गया है। वे टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों से एक घनात्मक भाव उत्पन्न करने में सक्षम रहे। उन्होंने चित्रों की रहस्यमयी कृत्रिम रोशनी तथा रसमंजन की विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक में रुचि लेने के साथ साथ उसमें भागीदारी भी की है। चित्रकार ज्ञानेंद्र टैगोर ने अपने चित्रों में रंगमंच की सारी वस्तुओं को सजावट, स्क्रीन का विभाजन, कृत्रिम प्रकाश आदि के संदर्भ लिए हैं। अंतहीन गलियारे, खंभे, हाल आदि खुले दरवाजे, पर्दे, रोशनी वाली खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ और दीवारें एक जादू भरी दुनिया का आभास कराती है। मतलब मेनली बेसिकली आप ये समझिए कि ये किसी भी चीज़ को ज्यामिति रूप में दिखाते थे और इन्होंने इस रूप में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है, इनको भी दिखाया है। तो बेसिकली आपको इस आर्ट में ये याद रखना है कि ये आर्ट ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी 1922 में, और इसमें कौन सी है घनाभ शैली का प्रयोग किया गया है और ये किस पर है, ये चित्रित किया गया है। तो ये जल रंग है यानी वाटर कलर, जो कि राधिका पेंटिंग में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वाटर कलर ऑन पेपर। तो ये भी वाटर कलर ऑन पेपर है और घनाभ शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है बस। हमारा सेकेंड आर्ट है राम वैक्विंश द प्राइड ऑफ ओशियन, यानी राम समुद्र का घमंड होता है, घमंड तोड़ते हुए। तो बेसिकली ये भी पौराणिक कथाओं पर ही है, हिंदू मैथोलॉजी पर। कि रामायण में अगर आपने पढ़ा होगा कि जब समुद्र उनको जाने की जगह नहीं दे रहा होता है, तब राम डिसाइड करते हैं समुद्र का जो प्राइड होता है यानी जो घमंड होता है उसको तोड़ने का। तो ये उसी पेंटिंग को दिखाया गया है। ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है, जो श्रावण कोट के राजा थे। ये बेसिकली ये ऑयल पेंटिंग है और राजा रवि वर्मा ने काफ़ी सारी ऑयल पेंटिंग बनाई है हिंदू मैथोलॉजी पर यानी हिंदू पौराणिक कथाओं पर, जो श्रावण कोट के राजा थे, और इन्होंने ही सबसे पहले इन पेंटिंगों का प्रयोग किया है, वहीं से ये ज़्यादा प्रचलित भी हुई हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, हिंदू पौराणिक कहानियों पर केंद्रित है। भारत के पहले कलाकार हैं जिन्होंने तैल रंग और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग करके पौराणिक विषयों के चित्र बनाए हैं। ये चित्र एक महाकाव्य शास्त्रीय पाठ के एक ऐतिहासिक क्षण पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है। इस चित्र में कलाकार ने भावात्मक चित्रण किया है। ये दृश्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जहाँ राम अपनी सेना तथा समुद्र को पार करना चाहते हैं। इस सेना के साथ समुद्र को पार करना चाहते हैं। इसके लिए वे समुद्र देव वरुण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र देव ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब क्रोधित होकर राम ने वरुण देव को मारने के लिए अपना धनुष और बाण उठा लिया। तुरंत वरुण देव प्रकट हुए और राम को शांत किया। इस चित्र में चित्रित कथानक अगले चित्रों के लिए उद्गर है, यानी ये पूरी इन्होंने लाइन बाई लाइन चित्रित किया गया है। यानी जैसे आप समझ सकते हैं कि अध्याय बाई अध्याय चित्रित किया है। तो ये वाला जब इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने इस पोर्शन को पेंट किया। इसके आगे की जो एक्टिविटी हुई रामायण में, तो उसको उन्होंने अगले चित्र में मतलब चित्रित किया एक्टिविटी को। तो मतलब ये काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंगों में से एक पेंटिंग ये है जो यहाँ पर है। इस श्रृंखला के प्रत्येक चित्र अगले चित्र की पृष्ठभूमि है, जिसमें न केवल राम एवं सीता अपितु संपूर्ण महाकाव्य के प्रमुख विषय शामिल है। यानी महाकाव्य जो रामायण है, इसके प्रमुख जो भी विषय थे उसको राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। तो उनमें से ये एक है। राजा रवि वर्मा के अन्य प्रमुख चित्रों में अहिल्या की मुक्ति, राम का धनुष तोड़ना, सीता के विवाह से पहले राम, सीता और लक्ष्मण सरयू को पार करते हुए, यानी सरयू नदी थी, नदी को पार करते हुए सीता हरण और जटायु, अशोक वाटिका में सीता, राम का तिलक आदि शामिल है। तो रामायण पर जो मेन चीज़ें थी उसको भी राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है, जो श्रवण कोट के राजा थे, और इन्होंने ही सबसे पहले ये भारतीय थे जिन्होंने ऑयल पेंटिंग का यूज़ और लिथोग्राफी का यूज़ किया था। तो इनकी काफ़ी सारी पेंटिंग है जो हमें ऑयल कलर में देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया कि ऑयल कलर जो थे वो इंडियन कल्चर के नहीं थे, वो यूरोपीय शैली के थे। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया, राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए। तो बेसिकली इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में बता देती हूँ। अगर आपको लिखना है तो अगर आपको आपके पास बुक नहीं है, आप इसके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है, तो
आप मेरे चैनल पर जाकर पोस्ट चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने अपलोड की हुई है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है पोस्ट का, तो आप उधर जाकर ये मैंने अपलोड करा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में जानते हैं। तो जैसा कि ये पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट इंडियन पेंटर टू यूज़ ऑयल पेंटिंग एंड मास्टर्स द आर्ट ऑफ लिथियोग्राफी रिप्रोडक्शन फॉर मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट, यानी इन्होंने सबसे पहले ऑयल कलर का यूज़ किया था और ऑयल पेंटिंग करी थी और लिथियोग्राफी की थी। तो राजा रवि वर्मा के बारे में है ये बेसिकली। और ये पेंटिंग कब की है, ये है मॉडर्न टाइम की। ये जितनी भी आर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल ऑफ आर्ट स्कूल में, तो वो सारी ही पेंटिंग मॉडर्न आर्ट में ही आएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स में मैनेज करके लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा था, तो आपके लिए ईजी होगा। और इसमें ऑयल कलर ऑन कैनवास, यानी इसका मीडियम है ऑयल कलर ऑन कैनवास। और मतलब इसका मैंने लिखा है कि एरा जो है 19th सेंचुरी का है, कलेक्शन है, यानी चित्रशाला मैसूर कर्नाटक। ये कर्नाटक के मैसूर में इसका कलेक्शन मतलब संग्रहित है। कर्नाटक में क्यों है, क्योंकि राजा श्रवणकोट के राजा थे और श्रवणकोट कर्नाटक साइड का एरिया है, इसलिए ही ये वहाँ संरक्षित है। इसका सब्जेक्ट क्या था, फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। तो इसका सब्जेक्ट जो लिया गया है आर्ट का, तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसका कंपोजिशन के बारे में हम लोग जान लेंगे, ऑन एंशियंट मैथोलॉजिकल स्टोरी, यानी ये एक पुरानी पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानी पर चित्रित किया गया है। ही यूज्ड इन पेंटिंग द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज़म है वो। तो एकेडमिक रियलिज़म क्या होता है, तो एकेडमिक रियलिज़म यानी यूरोपीय शैली का प्रयोग हुआ है। वरुणा गॉड ऑफ ओशियन नॉट गिविंग वे टू रीच लंका टू रामायण, यानी यही बताया गया है कि वरुण जो देवता थे समुद्र के, वो राम को जगह नहीं दे रहे थे लंका जाने के लिए, इसलिए उन्होंने, यानी राम ने अपना धनुष उठाया उसका समुद्र का घमंड तोड़ने के लिए। द होल कॉम्पोजिशन इज़ वेल बैलेंस, काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल से बनाई गई है और अच्छे से बनाई गई है। डार्क कलर्स आर यूज यूरोपियन इफेक्ट इन विल विजिबल, यानी इसमें सो द होल कॉम्पोजिशन इज़ वेल बैलेंस्ड, डार्क कलर आर यूज यूरोपियन इफेक्ट इज़ इक्वल विजिबल, यानी इस आर्ट में हम लोगों को यूरोपीय शैली का इफेक्ट देखने को अच्छे से मिलता है। और ये पूरी आर्ट वेल बैलेंस है, मतलब हर तरीके से, चाहे कलर कॉम्बिनेशन हो, बॉडी का शेप हो, फेस स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ का एक अच्छा एकदम सटीक अनुपात लिए गया और अच्छे से बनाया गया। तो ये हमारी आर्ट थी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद वुमन विद चाइल्ड, ये जेमिनी रॉय की है, 1940 में बनी है। ये गॉश टेक्निक में बनाया गया है इसको। तो कोकला को भारतीय आधुनिक कला में एक अलग पहचान देने की वजह से जेमिनी रॉय को कोकला के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। कोकला आर्ट है बेसिकली। 1920 के दशक में उन्होंने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में घूमकर वहाँ के लोक कलाकारों से उनकी कला सीखी। उन्होंने अपने चित्र मदर एंड चाइल्ड में बहुत ही साधारण रंग द्वारा गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये आर्ट काफ़ी ही नॉर्मल है और इसमें मगर कलरों का प्रयोग काफ़ी अच्छे से किया गया है, जो उनकी तुलिकाओं का आभास के साथ उसके साधारण भावात्मक व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है। उन्होंने चित्र में धुंधले पीले और ईंट जैसे लाल रंगों का प्रयोग पृष्ठभूमि में किया है, यानी जो आप ये बैकग्राउंड देख रहे हैं इसमें इन्होंने थोड़ा हल्का जो मिट्टी का कलर होता है, ईंट का कलर, उस टाइप का कलर इन्होंने यूज़ किया है, जो उनके गाँव बोकार मृत मूर्तियों का गेरू रंग था, यानी बेसिकली जो ईंट का कलर होता है। इस दो आयामी चित्र और उससे बड़े ही सरल ढंग से कपड़े पर बनाया गया है, मतलब ये जो आर्ट बनी है इसको कपड़े पर बनाया गया है। उनकी स्वयं की खोज थी, मतलब ये कपड़े पर आर्ट बनाना ही उनकी स्वयं की खोज थी। रॉय ने मात्र लयात्मक अलंकरण की स्पष्टता और चित्रों की संगीतात्मकता को दिखाया, यानी एक अलंकरण के रूप में एक चित्र को उभारा है उन्होंने। पर चित्र बनाने की कला में परंपरागत होने के लिए उन्होंने पहले कई एक रंगीय चित्र बनाए, तब जाकर उन्होंने टेम्परा पद्धति में प्रारंभिक 7 रंगों का प्रयोग किया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने काफ़ी अलग अलग चित्र बनाए प्रैक्टिस के लिए, फिर जाकर उन्होंने मेन आर्ट बनाई। जैसे पत्थर के चूर्ण से स्लेटी रंग, इसमें जो स्लेटी रंग यूज़ हुआ, पत्थर के चूर्ण से स्लेटी रंग मिला है। हल्दी से पीला रंग यूज़ किया है। एकदम बेसिक वही मेथड यूज़ किया है जो हमारे एंशियंट टाइम में, जो पुराने टाइम में आर्ट को बनाने के लिए यूज़ होते थे। बेसिकली पुराने ज़माने में भी कलर्स ऐसे ही बनाए जाते थे, तो उन्होंने भी, जेमिनी रॉय ने भी इसी तरीक़ों से कलर का यूज़ किया है। पारा पाउडर से सफ़ेद रंग, जलोढ़ मिट्टी से धुंधला पीला रंग, नील से नीला और दूधिया आदि कलर, ये सभी उन्होंने आसानी से अपने आसपास गाँव में ही मिल गए, जिन्हें पत्थर की धूल, मिट्टी, नील अथवा खड़िया से बनाया गया। रॉय ने अपने कैनवास घर पर ही बनाए, जिसमें चित्र बनाने के लिए सबसे पहले काले एवं गाढ़े रंगों का प्रयोग किया है। यानी कैनवास बेसिकली अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप भी घर पे ही बना लेते होंगे, तो इन्होंने भी अपने कैनवास खुद से ही बनाए थे और बेस बनाने के लिए उन्होंने काले एवं जलोढ़ रंगों का प्रयोग किया था। जेमिनी रॉय एक ग्रामीण विचारधारा के मध्य से उपनिवेशवाद का विरोध किया एवं स्थानीय कला को गौर बनाया। मतलब इन्होंने औपनिवेशवादी कला जो थी, यानी जो मॉडर्न आर्ट आप यूरोपियन शैली की देख रहे हैं, उसका बहिष्कार किया बेसिकली, और इंडियन कल्चर के जो आर्ट थी और इंडियंस जैसे पुराने एंशियंट टाइम में आर्ट बनाते थे, उसी टेक्निक को इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम लोग को बेसिकली ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारी, आपको बस बाकी याद इसमें ये रखना है कि जेमिनी रॉय की आर्ट है 1940 की, और जेमिनी रॉय को
कोकला के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। मदर एंड चाइल्ड्स ये आर्ट है और इसमें गॉश तकनीक का प्रयोग हुआ है। और बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है कि इसमें कलर्स का यूज़ कहाँ से किया गया है, तो ये यहाँ से यूज़ किया गया है कि इन सब रंगों को उन्होंने बनाया कैसे है, ठीक है। और जैमिनी रॉय ने ग्रामीण विचारधारा के माध्यम से उपनिवेशवाद पर विरोध किया, अपनी स्थानीय कला को गौण बनाया। इसलिए ये हाईलाइटेड चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको पोस्ट में डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पोस्ट को आप जाके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें उसका। सेकंड पेंटिंग है जर्नीज इन। बेसिकली इस पेंटिंग के बारे में मैं बता देती हूँ, उसके बाद नोट से पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं नॉर्मल आपको बता देती हूँ। बाकी पोस्ट डाल दूँगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक कैमल है, वो पूरी तरह से थक चुका है। मतलब जर्नीज एंड बेसिकली आप ये समझ रहे होंगे कि यात्रा का अंत। तो इसकी जीवन यात्रा का जो अंत हो चुका है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। पर इसकी यात्रा का अंत हो गया है, पर ये अपने मालिक के प्रति इतना वफादार है, उसकी एकदम ऐसे वफादारी दिखाई गई है कि उसकी जीवन का अंत हो रहा है पर फिर भी वो अपने कर्तव्य के प्रति उठना चाह रहा है। उसके मालिक के प्रति उसका जो ऑनेस्टी है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे एकदम एक डल कलर पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया है क्योंकि ढलते हुए सूरज का इन्होंने बैकग्राउंड बेस दिखाया है। और ऊँट को दर्शाया गया है बारीकी से, लाइन वगैरह सब। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये अवनिंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जिन्हें राष्ट्रवाद और आधुनिक कला का पिता कहा जाता है। बेसिकली चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, तो चैप्टर में इसके बारे में है अवनिंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और ये आर्ट बनाई गई है वॉश चित्रण का आविष्कार, इन्होंने ही वॉश चित्रण का आविष्कार किया था। वॉश चित्रण तकनीक एक कोमल, धुंधला और प्रभाववादी परिदृश्य उत्पन्न करती है। धुंधलाई के कारण चित्रों में धुंधला और वायुमंडलीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग जीवन के अंत को संकेतित के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी जो ब्लर इफेक्ट दिखाया जा रहा है ना, तो बेसिकली ये जर्नीज एंड आप पेंटिंग से ही समझ जाएंगे, मतलब इसके पेंटिंग के नाम से ही समझ जाएंगे कि जर्नीज एंड यानी जीवन का अंत, तो इसीलिए इसको इस टाइप का बनाया गया है। तो इस चित्र में एक थक कर बैठे हुए ऊँट को सूर्यास्त की लाल रंग की पृष्ठभूमि पर यात्रा के अंत को संध्या से संकेतित के रूप में दर्शाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरज का ढलता हुआ टाइम दिखाया गया है बैकग्राउंड में, इसलिए इसमें हल्का येलो इफेक्ट है। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने एक तरफ अनुभव और कथन को प्रतीकात्मक सौंदर्य से प्रकट करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ सुंदरता और साहित्य का गठजोड़ करने की चेष्टा की है। ऊँट की शारीरिक बनावट को सटीक रेखाओं और कोमल रंगों के द्वारा उकेरा गया है और उसकी संवेदन संरचना चित्रण के आधार को स्पष्ट करती है। अवनिंद्रनाथ द्वारा अन्य चित्र, इनके अन्य एक्स्ट्रा चित्र द फेरियस, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रेवलर्स, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट और अवरेंड नाइट्स पर आधारित, यानी अर्बेनियन नाइट्स जो थी उस पर आधारित इनकी 45 चित्रों की एक पूरी ही श्रृंखला है। तो बेसिकली नोट्स से पढ़ लेते हैं। तो जर्नीज ये है, उसके पेंटर हैं अमरेंद्रनाथ टैगोर, पीरियड है मॉडर्न। अमरेंद्रनाथ टैगोर को फादर ऑफ नेशनलिस्ट एंड मॉडर्निज्म ऑफ आर्ट कहा जाता है। इसका मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक यूज़ करी गई टेम्पर और वॉश। बेसिकली इस चैप्टर में बंगाल ऑफ स्कूल आर्ट्स आप 3 चीज़ें नॉर्मली देखेंगे कि ये सबका पीरियड मॉडर्न है, सबका मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है, सबकी टेक्निक्स टेम्पर एंड वॉश है। एक आध दो पेंटिंग आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी टेक्निक्स अलग होंगी और सभी का कलेक्शन न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बाकी जो रवि वर्मा की पेंटिंग जो पढ़ी थी तो उसका कलेक्शन हम लोग को कर्नाटक साइड में दिखता है क्योंकि वो श्रवणकोट के राजा थे, श्रवणकोट एरिया पड़ता है कर्नाटक साइड में, इसलिए उसका संग्रहण वहाँ किया गया है। और इसका कंटिन्यूशन है इट्स ऑल अबाउट पेंटिंग, जो इसमें ये बनी हुई है। ये एक जर्नीज इंडियानी यात्रा के एंड पर दिखाया गया है, शिव एंड सती। ये दो इसका जो सब्जेक्ट है, हियर वी कैन सी द लॉयल्टी ऑफ एनिमल टुवर्ड हिज मास्टर। कैमल क्लियरली शोज हाउ हिज लाइफ इज अबाउट टू एंड आफ्टर ए लॉन्ग एंड ट्राइंग जर्नी, बट कैमल हैज़ नॉट येट गिव अप होप एंड इज ट्राइंग टू गेट अप। यानी इस ऊँट का जीवन का अंत हो चुका है पर ये मालिक के प्रति इतना ऑनेस्ट है कि वो फिर से उठना चाह रहा है। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया गया है। तो ये आर्ट हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आधुनिक भारतीय कला, और इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का। सो डोंट वरी, आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हों। तो अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चैनल में देख सकते हैं आसानी से। तो वी विल मीट नेक्स्ट चैप्टर।